आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जहां पर मौसम गुज़श्ता 24 घंटों में जब तब्दील हुआ। इस वक्त मौसम ज़रूर खुश्क है। 17 जनवरी तक महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक खुश्क रहेगा, लेकिन लोगों के मसाइल में मुसलसल इजाफा देखा गया है। 2 दिनों की राहत के बाद वादी कश्मीर में जहां पर कल सुबह दोबारा बर्फबारी शुरू हुई और ताज़ा बर्फबारी शुरू होते ही मामूल की ज़िंदगी एक बार फिर मुतासिर हुई। वादी के जो वस्ती इलाके हैं और जनूबी अजला वहां पर और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन बरक्स वादी में ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाज़ों का सिलसिला जहां पर कल भी मुतासिर हुआ और आज दोबारा मुतासिर हुई। हालांकि बाद दोपहर 3 परवाज़ें श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंची थी, लेकिन आज सुबह सुबह एक बार फिर जो भी परवाज़ें दिल्ली से श्रीनगर पहुंचनी थी उनमें ताख़ीर हुई है। वस्ती और जनूबी कश्मीर समेत बेशतर इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और शाम देर गए तक 5 से 7 इंच तक बर्फ कुछ इलाकों के अंदर जमा थी। हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी ने कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई को एक बार फिर मुतासिर किया और मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत ये भी मौसूल हुई कि पहले ही 4 दिनों के अंदर जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से सड़कों से अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई। राब्ता सड़कें जो जिला हेडक्वार्टर्स या तहसील हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ती हैं वो साफ नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में दोबारा बर्फबारी ने उनके लिए मसाइल खड़े कर दिए। लेकिन इन सब के बीच में दूसरी जानिब ये भी देखा गया कि ताज़ा बर्फबारी के बाद जहां पर काश्तकारों ने राहत की सांस ली उनके लिए अच्छी खबर थी, मगर दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान लोगों के लिए बाइस अजाब बन गया और इंतजामिया भी तमाम टीमें मुतहरिक रखने की मुसलसल दावे कर रही है। इन सब के बीच में अवामी शिकायत का इजाला कुछ इलाकों के अंदर अब तक नहीं हो पाया है। ज़रूर कस्बा जात में और इनके जो मुल्का इलाके हैं वहां पर इंतजामिया की तरफ से बर्फ हटाई गई है, लेकिन मुतद्दिद ऐसे मकामात जहां पर राब्ता सड़कें अब भी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई हैं और मकानात की छतों से बर्फ भी गिरने पर यहां पर बहाली के काम में मजीद मुश्किलात इंतजामिया को आ रही हैं। इस बीच महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि अब 17 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि पहले जो पेशनगोई की गई थी उसके बरक्स हालात यहां पर नजर आए और दूर दराज इलाकों में भी हल्की बर्फबारी दोबारा 2 दिनों के खुश्क मौसम के बाद यहां पर लोगों के लिए दर्दसर बन गई, बाइस अजाब बनी। जिन जिन इलाकों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान था वहां पर मजीद फिसलन की वजह से, कोहरे की वजह से इन इलाकों के अंदर लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात का भी सामना है, बिलखुसूस उन लोगों को जो अस्पताल पहुंच रहे थे और हंगामी सूरत हाल में भी इंतजामिया अस्पताल पहुंचाने में कई लोगों को नाकाम रही क्योंकि एम्बुलेंसेस चल नहीं पा रही थी। गाड़ियां उन राब्ता सड़कों पर चला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था जो ज़िला हेडक्वार्टर्स या तहसील हेडक्वार्टर्स को मुख्तलिफ कस्बों के साथ जोड़ती हैं, गांव देहात के साथ जोड़ती है और इन इलाकों में फिसलन की वजह से भी गाड़ियां नहीं चल पाई। और इस बीच आज सुबह सुबह खबरों के मुताबिक सुबह की परवाजें जिनको मनसूख इंतजामिया की जानिब से कर दिया गया है। श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ हैं सईद इरफान फाजिल। इरफान, आज मौसम इस वक्त किस तरह का है और मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ फैसला लिया है एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से? बिलखुसूस सुबह सुबह जो परवाजें ताखीर से चलने की बात हुई थी, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है? देखिए आसिफ, अगर बात करें सुबह सुबह जिस तरीके से मैंने अपडेट ऑलरेडी आपको मॉर्निंग शो में दिया था परवाजों को लेकर, तो उस वक्त मैक्सिमम परवाजें जो है वो डिले थी क्योंकि काफी ज्यादा फॉग था, विजिबिलिटी नहीं थी। मगर अभी अभी की खबर ये है कि तकरीबन 5 फ्लाइट्स ने शहर श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अभी लैंड हो चुकी है जो कि दिल्ली से आई है और रनवे के हवाले से ये भी खबर है कि उसे क्लियर किया गया है और जो पोर विजिबिलिटी थी अब वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है और लगातार ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। जितने भी पैसेंजर्स जिनको ऑन बोर्ड कहा गया था आने के लिए उनको बोर्डिंग कर दी गई है और अभी परवाजों का सिलसिला वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे शुरू हो चुका है। आसिफ, यानी इसके बाद जो स्केड्यूल जारी किया गया था उसके हिसाब से अब परवाजें चलने वाली हैं। फिलहाल उन लोगों के लिए भी राहत की खबर है जो श्रीनगर के होटल्स में ठहरे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो श्रीनगर के होटल्स में ठहरे हैं, जो काफी टाइम से स्टैंडर्ड हो चुके थे, जो परेशान हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं बजट की प्रॉब्लम्स आ रही थी और एक साइड से टिकट की महंगाई को लेकर लगातार खबरें इस वक्त गश्त कर रही है कि एक साइड से जो कैंसिलेशंस हो रही है और उसी कैंसिलेशंस को लेकर अगर आप नई टिकट लेते हैं तो उसका डेट जो है
4-5 दिन के बाद आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो बजट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक जो टिकट ऑलरेडी 4,000-5,000 रुपए की बुक की गई है, अब वही टिकट अगर आप नेक्स्ट डेट पर लेते हैं तो 15 से 20,000 रुपए तक चली गई। और एक साइड से देखा जाए तो टूरिस्ट का भी ये मानना है कि एयरपोर्ट को लेकर अच्छे इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए लगातार इस वक्त टूरिस्ट का सिलसिला वादी कश्मीर में जारी है, क्योंकि कई सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस बर्फीले हवाओं के साथ साथ लुत्फ उठाने के लिए वादी कश्मीर की सैर कर सकते हैं। दूसरी जानिब जी। ठंड का असर, यानी ठंड को लेकर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा इस वक्त ठंड बढ़ चुकी है। सुबह सुबह हमने देखी थी हल्की सी धूप खिली थी, मगर फिर से थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा हो चुका है और क्लाउडी हो चुका है, जिसकी वजह से रात भर हमने देखा कि लोगों को किल्लतें भी है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर लगातार खबरें मौसूल हो रही है कि बिजली जो है, बिजली का जो बहरान है काफी ज्यादा अभी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गर्म पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, हीटिंग सिस्टम्स नहीं चल रहे हैं और इस चिल्लाई कलान में सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आसिफ, सड़कों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, काफी इलाकों से कॉल जारी है कि अभी भी पानी में जो है सड़कें हैं और खास तौर पे सड़कों से पानी नहीं निकाला गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टोज, और ऊपर से आज संडे है तो इतवार के दिन तो आपको पता ही है कि दफ्तरान बंद रहते हैं, तो लोगों को मुझे लगता है कि आज दिन फिर से ये तकलीफों को झेलना होगा। अब कल देखते बहुत हैं बहुत कि शुक्रिया कल सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान बता रहे थे कि जो सुबह परवाजों के मनसूख करने का सिलसिला आज दूसरे दिन भी, या जो एयर ट्रैफिक है वो मुतासिर हुआ था, लेकिन अब 5 फ्लाइट श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी हैं और श्रीनगर से आने वाले जो बाहर की रियासतों का रुख करेंगे लोग, चाहे वो गैर रियासती सयाह हों या मकामी लोग हों, ज़रूरी कामकाज की घर से जाने वाले स्टूडेंट्स हों, तलबा के साथ साथ ताजिर या जो भी हैं, उन तमाम लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर 5 परवाजें अब से थोड़ी देर पहले पहुंच चुकी हैं और इन 5 परवाजों के लैंड करने के बाद श्रीनगर से बाहर भी अब लोग जाना चाहेंगे तो ये सिलसिला फिलहाल शुरू हो गया है। जो इस वक्त बड़ी और अहम खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले परवाजों को डिले किया गया था, ताखिर से चली थी, लेकिन अब इन्हें बहाल कर दिया गया। बढ़ते आगे, बात इंतजामिया की कार्रवाई की। सब जिला मजिस्ट्रेट पटन ने कस्बे में कायम ट्रॉमा अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां इस बीच 5 डॉक्टरों समेत 10 मुलाजमीन को गैरहाजिर पाया गया। मुआयने के दौरान एसडीएम पटन ने एनआरएचएम, इसके साथ साथ डेंटल, आरएनटीसीपी और यूएसजी के कमरों को भी बंद पाया। और इतलात के मुताबिक कि एसडीएम पटन सैयद फहीम को, जिन्हें सनीचर के रोज एक शिकायत मौसूल हुई थी, अस्पताल में तिब्बी और नीम तिब्बी अमला मौजूद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने ट्रॉमा अस्पताल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मौसूफ ने 5 डॉक्टरों समेत 10 मुलाजमीन को गैरहाजिर पाया और ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और इस बीच अभी जो खबर मिल रही है, हालांकि शिकायत इंतजामिया को काफ़ी ज़्यादा थी और 5 डॉक्टरों समेत 10 मुलाजमीन को जब गैरहाजिर पाया गया तो इन सभी को एक्सप्लेनेशन के क्यों ये गैरहाजिर पाए गए, इसके लिए उन्हें वजूहात बयान करने के लिए मजीद कुछ 2 दिन का वक्त दिया गया है जिला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से, जिसके बाद उनकी तरफ से सफाई पेश की जाएगी। तो सबसे बड़ा मसला हुआ है आज यहाँ हमारे पटन। इधर जनूबी कश्मीर के शोपियां में भी गुज़श्ता दिनों हुई भारी बर्फबारी की वजह से मछली पालन का काम करने वाले लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शोपियां के जावूरा में जहां एक यूनिट होल्डर को उस वक्त करीब 3 लाख का नुकसान हुआ जब फार्म के लिए आने वाले वाटर सप्लाई ब्लॉक हुई। यूनिट होल्डर ने इंतजामिया से माली मदद की अपील की है ताकि वो जिंदगी का गुजर बसर कर सके। तो 300 ग्राम वजन का बड़ा स्टॉक था, दैट अकाउंट्स रुपीज़ मोर देन 3 लाख, और जो छोटा स्टॉक पड़ा हुआ था जो आपने देखा। जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के उड़ी बारामूला में भी सरहदी इलाकों तक पहुंचने वाले सड़कों पर बर्फ न हटाए जाने से अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। भारी बर्फबारी के बाद एलओसी के करीब बेशतर इलाकों में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात से दुचार है। न्यूज़ वालों के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जो यहाँ पहुँच गए बर्फ़ में पैदल चल के। हमें रोड की बड़ी मुश्किलात है, बर्फ़ किसी ने आज तक उठाई नहीं, कोई मशीन वाला आया था यहाँ, हमें पता नहीं है। हम तो आम आदमी हैं, लेकिन जो खास लोग थे पता नहीं उनका आपस में क्या हुआ, तो मशीन वापस लेकर चले गए। कल शाम को 3 पेशेंट 15-15 आदमी ने उठा के नीचे लिए। वो जो ना पावर है तो ना रोड का कोई बंदोबस्त है। जी बच्चा बीमार था सर, रोड बंद है, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, बर्फ पर रोड पर मशीन बर्फ इसी तरह पड़ी हुई है, कोई देखभाल ही नहीं, रोड बिल्कुल बंद है। हम बच्चों को लेकर उड़ी में जाते हैं, पैदल जाते हैं और पैदल वहाँ।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नजरबंद यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा को एनआईए की खुसूसी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। ताहम पुलिस के सीआईए की विंग ने उन्हें दोबारा हिरासत में लिया है। जम्मू में कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने अम्फला जेल में बंद वहीद पर्रा की जमानती दरख्वास्त 1 लाख रुपए की जाती जहां पर मुचलका पर मंजूर की और रिहाई का हुक्म दे दिया था, लेकिन अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा। एनआईए ने अदालती अहकामात के निस्बत कहा कि वो इसके खिलाफ अर्जी दायर करेंगे और जमानत मंजूर होने के बाद वहीद पर्रा को सीआईए के एहलकारों ने जहां पर अदालत के अहाते के अंदर ही अपनी तहवील में ले लिया और उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में वहीद पर्रा की जमानत मंजूर होने के बाद उन्हें रिहा करने के बाद सीआईए की दोबारा गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किस कानून और किस जुर्म की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, यह अदालत की खुली तौहीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में मुदाखलत करें ताकि इंसाफ की फराहमी हो सके। यहाँ पर यह भी आपको बताते चलें कि वहीदुर रहमान पर्रा को एनआईए ने उस वक्त पूछताछ के लिए तलब किया था जब उन्होंने पुलवामा में जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे। 25 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था एनआईए की तरफ से और बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ भी शुरू हुई थी। 15 रोज के लिए रिमांड भी हासिल की थी एनआईए ने। इसके बाद 9 रोज के लिए उन्हें फिर अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। उन पर इल्जाम था कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ राब्ता कायम किया। 30 दिसंबर को सीआईए ने जहां पर जो नायरा चहा पुलवामा के अंदर जहां पर उनकी रिहाइश का है छापेमारी भी की, कुछ दस्तावेजात भी साथ लेने का इंकिशाफ हुआ, तो वहीं इंतखाबात में शिरकत करके जीत भी हासिल कर ली। ताहम वो हलफ नहीं ले सके क्योंकि वो जेल में थे और इंतजामिया ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के फौरन बाद श्री विजय एयरलाइंस का तैयारा लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि इस तैयारे में 62 मुसाफिर जो सवार थे। बचाव मुहिम टीमों ने तैयारी की खोज करनी शुरू की, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी जकार्ता से कुछ दूर समुद्री इलाके में मुश्तबा मलबा मिला है, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है कि क्या ये उसी तैयारे का है जो लापता है या नहीं। जेट का हवाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता खत्म हो गया था और इंडोनेशिया के अफसरान के मुताबिक जकार्ता से उड़ान भरने के बाद एयर जेट का हवाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हवाई जहाज इंडोनेशिया के प्रोविंस मगरबी कलिमंतान में बॉक्साइट की खुदाई बड़े पैमाने पर होती है वहां जा रहा था और मकामी मीडिया के मुताबिक निजी एयरलाइन के तैयारे का टेक ऑफ के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ और तैयारे में 6 अरकान जो कि अमले के अरकान थे, 62 सवार इसमें टोटल मुसाफिर सवार थे। मकामी एयरलाइन के बोइंग 737 तैयारा टेक ऑफ के 4 मिनट बाद 10,000 फीट की बुलंदी पर जाकर रडार से अचानक गायब हो गया और इंडोनेशिया के वजीर ट्रांसपोर्ट ने तैयारे का तबाह होने का भी खदशा जाहिर किया है, जिसमें 62 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। मुल्क की 7 रियासतों से बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रवा महीने की 14 तारीख तक पड़ोसी रियासतों से पोल्ट्री की दरामदात पर जहां पहले ही पाबंदी आयद की और इस पाबंदी के पेश नज़र वादी की अवाम में भी बर्ड फ्लू को लेकर खदशात मुरतब हो गए हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को तकरीबन 50% से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। श्रीनगर शहर में पोल्ट्री फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने दावा किया कि गुज़श्ता 4 दिनों से उन्हें तकरीबन 60% का नुकसान हुआ है और जम्मू कश्मीर के बाहर अब पोल्ट्री की दरामदात पर पाबंदी आयद की गई है, जिस वजह से उन्हें मकामी फार्म से ही परिंदे खरीदने पड़ते हैं। ताहम अवाम में खदशात की वजह से दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंतजामिया का दावा है कि वादी में मौजूद पोल्ट्री बिल्कुल ठीक है, किसी भी किस्म का समझौता किसी की सेहत के साथ नहीं किया जा सकता। और गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर के 3 अजला में भी जहां पर गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि नामालूम वजूहात की वजह से जो परिंदों के मरने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद इंतजामिया मजीद हरकत में आई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से अगरचे नौजवानों के एक बड़े तबके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा है, ताहम आला तालीम याफ्ता नौजवान अपनी सलाहियतों का लोहा निजी सेक्टर में भी मनवाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जहां पर रोजगार फराहम करने का सरकार की तरफ से दावा किया जाता है, अगर ऐसा ज़मीनी सतह पर नहीं होता तो इस वक्त इंतज़ामिया की नाकामी के बाद नौजवान खुद आकर इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं, जहां फिर सिर्फ वो अपने लिए नहीं बल्कि कई और ख़ानदानों के लिए भी राहत की सांस बनते हैं। इस नौजवान की बात जो उधमपुर ज़िले के अंदर है, जहां पर मंडा इलाका एक इंजीनियर ने कई नौजवानों को रोज़गार फराहम किया। इस इलाके में मशरूम की काश्त की जा रही है। नौजवान के मुताबिक रफ्ता रफ्ता जब उस
उसे इस बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि किसी जादुई अमल का नतीजा नहीं है, बल्कि काश्त का अपना एक मखसूस तरीकाकार है, जिसके बाद उसने काम शुरू किया। और वक्त ने भी साबित किया कि अगरचे ये जादू से नहीं उगती, लेकिन ग़िज़ाइयत और मुनाफे के हुसूल के लिए एक जादुई असर मशरूम की खेती ज़रूर रखती है। बेसिकली हुआ क्या था कि अभी आपने देखा कि पिछले साल जो है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पैंडेमिक जो है, तो पैंडेमिक में क्या हुआ कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है। तो हमारा बेसिकली मोटिव ये था कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के टाइम में लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना। और ख़ुद ही मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरा यही मोटिव था कि मैं आगे चल के इस फील्ड में एक्सेल हो, मेरा मतलब आगे इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं इसको एज ए अपना एम भी मान रहा हूँ कि इसी फील्ड में मैं आगे जाके वो करूँ, इसमें ग्रो करूँ। तो जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे और भी मेरे साथ मतलब कि बंदे हैं यहाँ के, कुछ जो लोकल यूथ है यहाँ की, मतलब कि जिनको पार्ट टाइम हमने एक जॉब दी है कि अपने स्टडी के साथ साथ वो 2 घंटे 3 घंटे आके यहाँ पे लगाएं और उसके साथ उनका कुछ जो घर खर्ची है वो भी यहाँ से चल सके। देखिए अभी जैसे मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिक हमारी जो है प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को देख के यही लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट देना काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पे। तो यूथ को यही मैसेज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में भी आएँ, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक ऐसी फील्ड है यहाँ पे बंदा आगे जाके ग्रो हो सकता है। हमारे भैया हैं जो इन्होंने ये मशरूम की यूनिट खोली है, इसमें हम कम से कम कोई 5-6 लोग हैं जो काम करते हैं। हमारे भैया जो हैं वो भी इंजीनियर हैं, उनके छोटे भाई वो भी इंजीनियर हैं, तो वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें काम करने के लिए। और साथ में हम कोऑपरेट करते हैं तभी ये काम हो पाता है, और साथ में रात को ये काम होता है। सर ये हमारे गांव में अनएम्प्लॉयमेंट तो जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी है, तो इसको लेकर तो सर हमें मतलब काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिली है। मतलब काफ़ी यूथ था जो कि ऐसे बेरोज़गार था, लॉकडाउन की वजह से भी हम घर पे ही बैठे रहे, ना पढ़ाई थी और कुछ ना कुछ तो करना था फिर, तो इसी कारण फिर हम अभी इनके साथ काम प्रोडक्शन हो चुका है। और एज ए एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बोलूँ तो 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उसमें से एक जो है परमानेंट काम कर रहे हैं, और बाकी जो जैसे हमें ज़रूरत होती है तो वैसे हम उनको काम पे बुला लेते हैं। देखिए मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट उधमपुर में कार्यरत हूँ और मेरे पास एक्सटेंशन सर्विसेज हैं। तो मैं बता दूँ इस साल हमारा जो 20-21 का जो टारगेट था वो हमने उस टारगेट से बहुत आगे पहुंच चुके हैं हम, और उसमें हमने मैक्सिमम यूथ को इन्वॉल्व किया, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो आज की डेट में चाहिए लोगों को। क्योंकि ये जो छोटी फसलें होती हैं, जैसे रूटीन में जो फसलें जो उगाते हैं उससे इनका जो है निर्वाह कम होता है, इसलिए जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इसमें हमने मशरूम को जोड़ा है, एपीकल्चर को जोड़ा है। तो आज की डेट में हमारे पास 70-80 यूथ जो हैं वो नए आए हैं जिन्होंने मशरूम को अपना व्यवसाय बनाया है। तो उसकी एक लाइव एग्जांपल आज आपने देखी, ये राकेश शर्मा जी हैं। इनका जो प्रयास है ये कार्यरत है, और ये मतलब इतना अच्छा है कि इस सराहनीय है जिसको हम बोल सकते हैं। इन्होंने हमारे पास अप्रोच की, मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे पास शेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको हम शेड देंगे, आप अपनी लैंड हमारे पास बताओ तो हम आपको शेड प्रोवाइड कराएंगे, उसकी सब्सिडी देंगे। उसमें हम लोग 75,000 तक की सब्सिडी देते हैं। तो ये यूथ हैं, और एज ए इंजीनियर इन्होंने जो कार्य किया है, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं पार्ट टाइम कैसे इसको स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैंने कहा जी आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिए जो मतलब आपको इसके काम आ सके। और वो ये स्ट्रक्चर जो है जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है इसमें बैम्बू का इस्तेमाल किया इन्होंने। अब हमारा मकसद जो है वो दूसरी 2 तरह से हल हो गया कि एक तो बैम्बू जो मिशन हमारा चल रहा है गवर्नमेंट का वो हल हो गया, बैम्बू के साथ इन्होंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया, और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इन्होंने क्या किया, मशरूम के 1000 बैग जो हैं इसके अंदर लगवा दी। ज़रूरी इस्लाहात के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसान तहरीक जारी है और एहतजाजी मुजाहिरों का आज 46वां दिन है। हुकूमत से 8 मुज़ाकरात बेनतीजा साबित होने के बाद भी किसान अपने मुतालबात को लेकर बज़िद हैं। किसान यूनियनों के लीडरान आज सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग भी कर रहे हैं और हतमी फैसला करेंगे कि क्या हुकूमत के साथ 15 जनवरी को बातचीत होगी या नहीं। हालांकि हुकूमत ने कानून वापस लेने से पहले इनकार कर दिया, ताहम किसान अपने मुतालबात को लेकर बज़िद हैं।
तहरीक के सबब दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने किसानों की तहरीक की वजह से जहां पर गाजीपुर और चिला बॉर्डर के रास्ते जहां पर कौमी राजधानी में दाखिले पर रोक लगा दी है, पाबंदी आयद कर दी है, वहीं ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आनंद विहार, डीएनडी और लोनी बॉर्डर के रास्ता जहां पर दिल्ली में दाखिला लिया जा सकता है और मरकजी हुकूमत के जरिए कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है। इधर कौमी राजधानी की सरहदों पर सरापा एहतजाज किसान बने हुए हैं। एक और किसान ने खुदकुशी की है और इस तरीके से जाँ बहक किसानों की तादाद अब बढ़कर 57 तक पहुंच गई है। इससे पहले आज तक कोई भी इतनी बेशर्म सरकार नहीं देखी जो किसी के दर्द को ना जाने। आज लगभग 50 दिन हो गए किसानों को दिल्ली में बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन सरकार है जो अपनी ही मनमानी कर रही है। उसने बार बार जो मीटिंगें कर रहे हैं किसानों के साथ, सिर्फ उनको कह रहे हैं कि कानून तो रद्द नहीं होंगे, कानून तो रद्द नहीं होंगे। तो लगता नहीं है कि ये देश में कोई लोकतांत्रिक मूल्य हैं, क्योंकि कोई भी सरकार है जो लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और लोगों की भलाई के लिए होती है। लेकिन इस सरकार का मंतव्य कुछ कारपोरेट घरानों का जो भला है वही रह गया है, ना कि आम लोगों का जो भला है ये सरकार करना चाहती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इससे बुरी सरकार आज तक किसी ने भी नहीं देखी हो। और साडे पहला तो मैं चाहना ही श्रद्धांजलि देना, साडे आज 57 ਸਿੰਘ शहीद हो चुके हैं आज तक जी। राती साडा एक ਸਿੰਘ शहीद हो गया, पहला तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सरकार को बोलना चाहेंगे जी, सरकार साड़ियाँ 8 मीटिंगां हो गई जी, इस तो पहला 9वीं मीटिंग होनी 15 तरीक ਨੂੰ जी। ਅਸੀਂ सरकार ਨੂੰ बेनती कर रहे हैं जी, ਜਿਹੜੇ 3 ऑर्डिनेंस कानून इन्होंने बनाए ने वो रद्द कर जी। सरकार को हमको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अब सरकार को पूरी दिक्कत आने शुरू हो गई हैं। सरकार डरी हुई है। सरकार को हम ये बोलते हैं कि हमारी लोहड़ी आ गई है, ठीक है, लोहड़ी भी हम इधर मनाएंगे। 26 जनवरी का जो हमारा किसानों का जो कॉल दिया हुआ है ट्रैक्टर परेड का, वो भी करेंगे। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा हल कर दे, तीनों कानून रद्द कर दें और हम अपने घर को जाएं खुशी। हम सरकार से बढ़ना नहीं चाहते, हम यहाँ से शांति से बैठे हैं, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ हमें खाने पीने में, नहाने धोने में किसी भी बात में कमी नहीं है। खालसा जी का लंगर दिन पर रात चलता है और किसी की प्रकार की हमारे पास कमी नहीं है। और ये भंडारे ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हम यहाँ हैं। और हर रोज हजारों की संख्या में किसान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के भी किसान और दिल्ली के लोकल लोग भी इधर शामिल हो रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां भी शामिल हो रहे हैं और औरतें भी, गिनती बढ़ रही है हमारी दिन भर दिन। और किसानों की यही मांग है, तीनों कानून वापस ले सरकार और हम अपनी खुशी खुशी से अपने घर में जाएं। और ये सर्दी भी बढ़ रही है, हमें सर्दी से नहीं डर। हम तो सर्दी में खेतों में रहते हैं, हमें सर्दी से नहीं डर। उधर देखिए हमारे बुजुर्ग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमें किसी चीज की, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या भी सरकार को है, वो अपनी समस्या खुद हल कर ले, लेकिन हम हल करवाना चाहते हैं उसके बाद। यही हमारी बेनती है कि इन तीनों कानूनों को रद्द करते जाए। हरियाणा कांग्रेस ने किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ किसानों की हिमायत में 15 जनवरी को हरियाणा गवर्नर हाउस का घेराव करने का ऐलान किया है। और रियासत की सूरत हाल पर हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज विवेक बंसल ने की सरबराही में दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। लेकिन गवर्नर हाउस का घेराव करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उसके साथ ये भी बता दें कि इस देश में 5 दशकों तक इन्होंने राज किया, अभी पिछले 10 सालों तक इन्होंने राज किया। ये 3 काम ऐसे बता दें जो किसानों के एम्पावरमेंट के लिए हों, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए हों, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए हो, आत्मनिर्भर कृषि को आत्मनिर्भर कृषक के साथ जोड़ने की हो। एक भी बता देंगे। मोदी जी ने 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे काम किए हैं जो कि किसानों के सशक्तिकरण और विकास से जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसानों के कृषि का बजट हो, चाहे वो किसानों की सम्मान निधि का विषय हो, चाहे किसानों को एक हंगामा होता था कि साहब खाद मिलती थी तो ब्लैक मार्केटियर जो है, उसमें ज़्यादातर तो कांग्रेस के लोग होते थे जो खाद का कोटा लेके घूमते थे।
तो अब ये कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाई जाती थी उस समय, और आज जो है वो कोटा और कोटे का लोटा पूरी तरह खत्म हो चुका। अब उनको ये लग रहा है कि अब तो जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की भी नाकेबंदी हो गई, लूट लाबी में भी तालाबंदी हो गई है। तो एक चीज ये बताया ना कि भैया इन्होंने क्या किया। मोदी जी तो 3 दर्जन चीजें बता देंगे कि मोदी जी की सरकार ने ये। चिनाब खित्ते के जिला डोडा में तारीखी घंटा घर इंतजामिया की नजरों से ओझल है। दरअसल जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर से चंद किलोमीटर या मीटर की दूरी पर वाक़ तारीखी घंटा घर, जिस पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए गए, ताहम मौजूदा वक्त में म्यूनसिपल हुकाम घंटाघर की देख रेख करने में नाकाम रही है, जिस पर आवाम ने बरहमी का इजहार किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि घंटाघर की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली जाए ताकि इस घंटाघर के अगराज व मकासद पूरे हो सके। एक घड़ी तो बिल्कुल टूट चुकी है और बाकी घड़ियों के टाइम के ऊपर अगर नज़र रखेंगे आप तो 8:30 बजे हैं, जबकि ये अभी 2:10 है। तो मेरी समझ से एक तो ये बालातर है, दूसरा ये चीज़ है कि माई टाउन माई प्राइड पीछे हुआ था, एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने और कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर। मैं उस दौरान भी उन्होंने यहाँ पर नहीं देखा। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर तहसील ऑफिस सामने है, डीसी ऑफिस सामने है, काउंसलर इवन की काउंसलर इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि जिनको कुर्सियों पर बिठाया गया है आम जनता ने, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा जो कि हमारा एक क्राउन है। हम क्या माने, ये लापरवाही है? बिल्कुल एक किस्म की लापरवाही है, काउंसलर की लापरवाही है। अब हर एक चीज़ जो है डीसी डोडा तो नहीं करेंगे, हर एक चीज़ जो है एसीआर साहब नहीं करेंगे। हम लोगों आम जनता को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी, काउंसलर को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपके जो म्यूनसिपलिटी वाले हैं उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इतना पैसा आता है म्यूनसिपलिटी में, जैसे इन्होंने कहा माई टाउन माई प्राइड पर आया है, क्या इतना या ये घड़ियाँ ठीक नहीं हो सकती थी? ठीक है ना। और यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तहसील ऑफिस सामने है, यहाँ इवन के एसपी ऑफिस सामने है, ठीक है, डीसी ऑफिस सामने है, कोई देख ही नहीं रहा है। मतलब कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी की जिम्मेदारी तय होती है कि यार इसको देखो, सायरन होता था, लोगों को पता चलता था। हालत ही ख़राब है, क्या बताएं। चेयरमैन साहब से भी करूँगा, जितने भी यहाँ पर कौंसल साहिबान हैं, डीसी साहब से भी ये उम्मीद करूँगा कि ये घड़ियाँ ठीक हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे डोडा का एक मतलब मैं कहता हूँ ये हमारा जैसे श्रीनगर में है, लाल चौक है, कैसे वहाँ पर शान और शौकत के साथ वहाँ पर मतलब दिखाई देता है, कितना बढ़िया सा दिखता है। और वहाँ देखें और फिर यहाँ देखें, कितनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो हमारे लिए एक भद्दा मजाक रखा। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।